हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सांख्य दर्शन। इंडियन फिलोसफी के अंतर्गत सांख्य दर्शन हमारा आता है। फिलोसफी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दो प्रकार से हम देखते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी या इंडियन फिलोसफी। तो इंडियन फिलोसफी में सबसे ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी की अगर हम बात करें तो सांख्य दर्शन और योगा दर्शन आते हैं इसमें। तो सांख्य दर्शन की आज हम बात करते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सांख्य दर्शन मतलब संख्या या नंबर्स। तो इन्होंने जो अपना दर्शन दिया है, सृष्टि के बारे में इन्होंने बताया है कि सृष्टि क्या है, कैसे बनी, जगत क्या है, जीवात्मा क्या है, इन सब के बारे में जो इन्होंने अपने दर्शन में बताया है, तो उसमें अगर हम नजर डालें तो हम समझ सकते हैं इस बात को कि इन्होंने संख्या का मतलब है कि इन्होंने 25 एलिमेंट्स ऐसे बताए हैं जिससे पूरा ये जगत का निर्माण हुआ है। तो वो 25 एलिमेंट्स कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले नंबर पे जो रखा है वो रखा है प्रकृति। इन्होंने सबसे पहले चीज बताई कि प्रकृति, सबसे पहले प्रकृति है, और प्रकृति के संपर्क में जब पुरुष आता है तो इस जगत की रचना होती है। तो पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, अभी मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगी। पहले हम इसका आउटपुट समझ लेते हैं। तो प्रकृति को नंबर 1 दिया है, मतलब सबसे पहले प्रकृति है और उसके बाद पुरुष है। तो पुरुष क्या है? पुरुष आत्मा है। पुरुष ये नहीं है कि किसी हम जेंट्स को हम पुरुष कहते हैं, यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। प्रकृति मतलब नेचर और पुरुष का मतलब है आत्मा, जो भी जीवात्मा है। तो जो भी जीवात्मा है वो पुरुष है यहाँ पे। तो प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के मिलन से ही सारी चीजें उत्पत्ति होती हैं। तो वो कैसे होती है उसको हम देखते हैं। तो प्रकृति और पुरुष, इससे हमारा क्या बनता है? महत बनता है। महत मीन्स बुद्धि। बुद्धि मतलब ये इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, महत से क्या बनती है? इंटेलिजेंस, बुद्धि बनती है, बुद्धि का निर्माण होता है। और बुद्धि से किसका निर्माण होता है? अहंकार का निर्माण होता है। और अहंकार क्या है? ईगो। ईगो मतलब सेल्फनेस, जो हम समझते हैं हमारे अंदर जो अहंकार की भावना आती है कि मैं हूं। तो जब मैं की पहचान हम करना शुरू कर देते हैं उसको हम अहंकार कहते हैं, यानी उसको हम ईगो कहते हैं। तो यहां से हमने समझा प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का मिलन से महत बनती है, मतलब बुद्धि बनती है। महत का मीन्स होता है बुद्धि, और बुद्धि से क्या बनता है? अहंकार बनता है, मतलब मनुष्य के अंदर ईगो की भावना आती है। और उस अहंकार जो है ना, वो अहंकार है, वो 3 प्रकार से हो जाता है। ये अहंकार जो है हमारा, वो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। अब आप यहां देखिए कि इन राजस अहंकार जो भी है, ये अहंकार के 3 प्रकार हो गए यहाँ पे। तो सात्विक अहंकार जो है, सात्विक, राजस और तामस, अभी इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये क्या है। ये तीनों ही गुण प्रकृति में होते हैं। प्रकृति जो है वो 3 गुणों को लेकर होती है। 3 गुण होते हैं, त्रिगुणी होती है। इसमें सत, रज, तम, इसमें भी तीनों गुण होते हैं आपके, और उसी से होते हुए ये अहंकार में, और अहंकार से ये 3 चीजें बन जाती हैं। तो सात्विक अहंकार में क्या क्या चीजें हैं? सात्विक अहंकार में हम देखेंगे कि इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। मतलब 5 क्या है? कॉग्निटिव सेंस हो गए हमारे, और ये कर्मेंद्रियां हो गई जिनसे हम कोई भी कार्य करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या चीज आ गई? मतलब सेंस ऑर्गन जो हमारे होते हैं वो सारे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं हम। जैसे जीभ है, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, मतलब जिनसे हम अनुमान लगाते हैं, किसी चीज के बारे में पता करते हैं। तो जीभ से पता करते हैं, हमें स्वाद आते हैं। आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, और नाक से हम स्मेल लेते हैं, और त्वचा से क्या करते हैं? हम टच करते हैं। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई। कर्मेंद्रियां क्या है? जिनसे हम कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो वो हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। जैसे कि पाद मीन्स मतलब पैर, पैरों से हम चलते हैं। हस्त मीन्स हाथ, हाथों से हम काम करते हैं। उपस्थ, वायु और वाक होता है मुंह, जिससे हम बोलते हैं। और उपस्थ और वायु मतलब ये हमारे सेक्स ऑर्गन, आप मान लीजिए, इसको आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा क्या होता है। ये हमारे निचले हिस्से के 2 ऑर्गन होते हैं जिसको हम सेक्स ऑर्गन के नाम से भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये 5 ये हो गए और ये 5 ये हो गए। और इसके अलावा सात्विक अहंकार में 3rd नंबर पे जो आता है वो होता है हमारा मन। ये हमारा फर्स्ट हो गया।
और ये हमारा सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो सात्विक अहंकार में ये 3 चीजें आ गई। अब हम आते हैं तामस अहंकार पे। तो तामस अहंकार में क्या है, पंच तन मात्राएं सबसे पहले हम देखते हैं। तन मात्राएं क्या है, तन मात्राएं हैं जैसे गंध स्मेल लेना, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 चीजें जो है वो तामस अहंकार के अंतर्गत आती हैं और ये तन मात्राएं कहलाती हैं। इसके अलावा पंच महाभूत भी होते हैं। पंच महाभूत क्या है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। इन सभी पंच महाभूतों से मिलके ही ये प्रकृति बनती है। अभी मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तब आप अच्छे समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे बस एक चीज आपको ध्यान देने की वाली बात है, ये 25 तत्व तो आप कैसे याद करेंगे। तो 1 और 2 सबसे पहले तो ये हो ही गया। इसके बाद आप ये देखिए महत और अहंकार कितने हो गए, 4 हो गए। फिर इसके अलावा फिर आपके ये हैं 5 ये हो गए 10, ये 15 हो गए और ये 20 हो गए। तो 20, 4 और ये क्या है, अहंकार है। तो ये आपके हो गए 25 तत्व। इस तरीके से ये हो जाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। अब हम एक एक चीज पर आते हैं। प्रकृति, यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखा है। थोड़ा प्रकृति के बारे में हम समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्स जो बोला है वो प्रकृति के बारे में ही बोला गया है। प्रकृति से ही सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। कपिल मुनि ने कहा है कि प्रकृति जो है वो अपने आप में जड़ है। इसको हम समझते हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने कहा कि प्रकृति क्या है, जड़ है। जड़ कैसे है, जड़ क्या चीज होती है, जड़ जितनी भी फिजिकल एलिमेंट्स हमें दिखाई देते हैं वो सारे जड़ हैं। जब तक उनमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, वो एकदम निष्क्रिय पड़ी हुई है और उसमें कोई चेतनता नहीं है, तो उसको हम जड़ कहते हैं। तो प्रकृति जो है वो सबसे पहले आई और वो जड़ थी। तो प्रकृति को इन्होंने जड़ माना। दूसरी चीज, पुरुष को इन्होंने क्या माना है, फर्स्ट नंबर पे जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति है और सेकंड नंबर पे पुरुष है। तो प्रकृति को इन्होंने जड़ माना, लेकिन पुरुष को इन्होंने क्या माना, पुरुष को इन्होंने चैतन्य माना है। देखिए यहाँ पे ये चैतन्य मैंने लिखा हुआ है। प्रकृति जड़ है तो पुरुष चैतन्य है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम देखें, प्रकृति क्या है, यहाँ पे लिखा है सक्रिय है, लेकिन पुरुष को यहाँ पे क्या बता दिया, निष्क्रिय है। वो कैसे है, आप देखेंगे एकदम अपोजिट चीज है। प्रकृति और पुरुष दोनों वैसे भी अपोजिट हैं एक दूसरे के, बस इनकी हमें क्वालिटीज समझनी है कि इन दोनों में क्या क्वालिटीज हैं और कैसे ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो प्रकृति क्या है, सक्रिय है। कैसे सक्रिय है, अभी तक जड़ थी, जैसे ही पुरुष के संपर्क में आई ये सक्रिय हो गई, और सक्रिय बनके इसमें क्या उत्पन्न हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई। मतलब जो है ये एक एनर्जी का नाम है, एक ऊर्जा का नाम है प्रकृति। तो ऊर्जा कब बनती है, जब वो सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय कब होती है, जब पुरुष के संपर्क में आती है। तो ये यहाँ पे ऊर्जा की उत्पत्ति हो गई। दूसरी चीज हम देख रहे हैं, पुरुष को निष्क्रिय बोला गया है। पुरुष को निष्क्रिय क्यों बोला गया है, क्योंकि पुरुष अपने आप में न कारण है न कार्य है। पुरुष अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक कि प्रकृति से उसका संपर्क नहीं होता है। तो पुरुष अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको निष्क्रिय माना गया है। क्योंकि पुरुष को मैंने यहाँ पे लिखा है, न कार्य है न कारण है, न कार्य है न कारण है। अगर प्रकृति है तभी पुरुष एक्टिव होगा, और यानी पुरुष कुछ कर सकता है। अपने यहाँ पुरुष की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता किसकी है, प्रकृति की है। तो प्रकृति के संपर्क में आने से पुरुष है, और पुरुष निष्क्रिय है, क्योंकि बिना प्रकृति के पुरुष कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम पुरुष को दूसरा कह सकते हैं, ना कार्य है ना कारण है। पुरुष को चैतन्य कहते हैं। और पुरुष है क्या चीज, पुरुष जो है वो जीवात्मा है। जो भी जीवात्मा मानी गई है वो क्या है, पुरुष है। अब प्रकृति को हम देखते हैं, कारण है। सबसे बड़ी चीज प्रकृति की क्या विशेषता है, कारण है। क्योंकि प्रकृति है तभी सारी चीजें हैं। अगर प्रकृति ही नहीं है तो आगे कार्य हो ही नहीं पाएगा। तो कारण किसको माना है, प्रकृति को माना है। और नेक्स्ट थिंग आप देखेंगे कि त्रिगुणी, प्रकृति को त्रिगुणी कहा जाता है। मतलब 3 गुण है प्रकृति के अंदर। वो 3 कौन से गुण हैं, सत, रज और तम। ये 3 गुण प्रकृति के अंदर होते हैं। कौन से गुण हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सत, रज और तम। ये 3 गुण प्रकृति के अंतर्गत होते हैं। यही तीनों गुण यहाँ महत में आते हैं, महत से अहंकार में आते हैं, और अहंकार ये हमारा 3 प्रकार का हो जाता है। तो अहंकार में मैंने आपको बताया कि सतरस्तम कौन से गुण होते हैं। सत का मीन्स है मतलब बहुत ज्यादा सफाई, ज्ञान, विवेक जागृत होना, प्योरिटी, जितनी भी चीजें हैं। और सात्विक जो भी प्रवृत्तियां अंदर होती हैं वो सारी
किसमें है, सत में आती है। रज में सारी वो आती है बहादुरी, जैसे कोई भी वर्क करने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और आप कुछ भी काम करते हैं तो उसमें मेहनत की जरूरत पड़ती है, बहादुरी, ये सारी चीज किसमें आती है, रज में आती है। मतलब राजसी, एक राजाओं वाले जो गुण होते हैं वो राजसी हो गए। और सत में सात्विक वो होते हैं, जैसे ऋषियों मुनियों के जो गुण होते हैं वो आप सात्विक समझ सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। तम कौन से हैं, तम है तामसी गुणों की जिसमें अधिकता होती है। तामसी गुण क्या है, जैसे नींद आना, क्रोध आना, लोभ, लालच, ये सारी क्या है, तामसी है। तो ये तीनों गुण आपके किसमें, प्रकृति में होते हैं और प्रकृति से ही ये अहंकार में आ जाते हैं। तो ये हमारी प्रकृति हो गई, ये हमारा पुरुष हो गया। एक दूसरे से अपोजिट है लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति सबसे प्राचीन चीज है और प्रकृति जब तक पुरुष के संपर्क में नहीं आती वो जड़ होती है, और जैसे ही इसके संपर्क में आती है वो एक्टिव हो जाती है और असीम ऊर्जा उसमें आ जाती है, और उसी ऊर्जा का परिणाम है कि सृष्टि बनना शुरू हो जाती है। इन दोनों के संपर्क में आके बुद्धि और अहंकार ये बनता है, तो ये क्या है कि ये सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है। हमने यहाँ पे ज्ञानेंद्रियां भी समझ ली, ये भी समझ लिया। अब हमें किस पे आना है, अब हमें आना है कि कभी कभी आपके यूजीसी नेट में या किसी भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, वही चीज मैंने लिखी है कि कारण किसे कहा गया है। सांख्य दर्शन में कारण किसे माना है, कारण प्रकृति को माना है। न कार्य है न कारण है, ऐसी कौन सी चीज है, वो पुरुष है। अगर पूछा जाए कि कार्य और कारण दोनों है तो वो क्या है, वो तन्मात्राएं हैं। हमारी जो तन्मात्राएं हैं वो दोनों ही है, कार्य भी है और कारण भी है ये। और अगर हम पूछे केवल कार्य है, केवल कार्य है, तो वो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये दो चीज है, ये सिर्फ केवल कार्य है। तो कार्य कारण और इसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये चीज यहाँ पे क्लियर की है। अब हम बात करते हैं पंच महाभूतों की कि महाभूत क्या है। देखिए ये ऐसा नहीं है कि इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूतों से मिलकर क्या बनी है, प्रकृति बनी है। तो हम यहां भी लिख सकते हैं इनको पंच महाभूत, और इससे ये प्रकृति बनी है। तो ये पंच महाभूत यहाँ पे लिखे गए, तो ये नहीं कि इसके बाद ये पंच महाभूत आएंगे, नहीं, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो पंच महाभूतों से प्रकृति का निर्माण हुआ और प्रकृति पुरुष के संपर्क में आने से महत्व और अहंकार बना। उसके बाद हमारी ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, इधर तन्मात्राएं हैं। तो इन सभी 25 एलिमेंट्स का ही मतलब है कि ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं और इनसे ही आगे सृष्टि की रचना होती है। अब हम इसमें समझते हैं कि सांख्य दर्शन जो शब्द बना है, जो सांख्य है, इसका क्या मतलब है। हमने एलिमेंट्स तो इसके समझ लिए कि एलिमेंट्स क्या क्या थे। अब हम इसके सांख्य के बारे में बात करते हैं। तो सांख्य में आप देखेंगे कि सांख्य दर्शन, सांख्य का क्या मतलब है, पहले हम इसको देख लेते हैं। सांख्य को अगर हम हिंदी में संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन ख्या हो जाता है इसका। तो सम का क्या मतलब है, सम का मतलब है नंबर्स, मतलब बहुत सारे नंबर्स, बैलेंस, मतलब बैलेंस होना चाहिए, और दूसरी इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब समानता होनी चाहिए। और वो इक्वलिटी किस चीज में होनी चाहिए, वो हम यहाँ देख लेते हैं। नंबर्स, जैसे सम माने बहुत सारे नंबर्स, और नंबर्स यहाँ पे जो हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्लाइड में देखा था, आपको बताया था कि 25 जो एलिमेंट्स हैं हमारे 25 तत्वों से मिलके जो सांख्य दर्शन उन्होंने बताया है कि उससे मिलके सृष्टि की रचना हुई है, तो वो हमारे नंबर्स हो गए। बैलेंस किस चीज का, बैलेंस और इक्वल हम यहाँ समझ लेते हैं कि प्रकृति और पुरुष, फर्स्ट नंबर पे प्रकृति और सेकंड पे पुरुष। जब इन दोनों का बैलेंस प्लस 23 तत्व और भी हैं, तो उन सभी 25 तत्वों का जो बैलेंस होता है, तो हम उसको, मतलब उसकी समानता, किसका कितना पार्ट होना चाहिए और उसका बैलेंस, तो हम इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। ख्या से मतलब है नॉलेज, मतलब ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग यानी बोध की प्राप्ति, आपको समझना, और विजडम भी इसी से सिमिलर है। तो आप इन तीनों शब्दों से समझ गए होंगे। यहाँ पे बहुत सारे अर्थ हैं सम और ख्या के, लेकिन जो मुख्य है मैं उन्हीं को यहाँ पे लेके आई हूँ जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो विवेक की क्षमता और विवेक जागृत करने की क्षमता, सही निर्णय लेने की क्षमता, ये सब विजडम में। तो ये तीनों चीजें मिला के हमारी ख्या से संबंधित हैं। तो हमने यहाँ सांख्य का मतलब समझ लिया क्या है। अब हम यहाँ मेटाफिजिक्स समझते हैं कि मेटाफिजिक्स क्या है, इसकी तत्व मीमांसा क्या है। हर दर्शन की एक तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा होती है। तो तत्व मीमांसा मतलब किन तत्वों से मिलकर बना, और तत्व की मैं पहली बात कर चुकी हूँ कि 25 तत्व हैं, इसके अंतर्गत जो भी है 25 तत्व हैं। तो 25 तत्व कौन से हैं, प्रकृति, पुरुष और 23 और हैं जो मैंने आपको बताए थे।
तो इन 25 तत्वों की जो बात करता है वो किसमें आती है, मेटाफिजिक्स में, मतलब इन 25 तत्वों से मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की। तो ये क्या है, ज्ञान मीमांसा। और ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, सांख्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। कौन से हैं, मतलब 3 प्रमाण होने चाहिए, 3 एविडेंस होने चाहिए। उन 3 एविडेंस को ही हम ज्ञान मानते हैं, या हम ये कह सकते हैं उन 3 एविडेंस के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो सत्य होता है। तो 3 एविडेंस वो कौन से हैं। नंबर 1 अनुमान। अनुमान क्या है, जैसे कोई भी काम हो रहा है तो उसका हम कारण का पता कर लेते हैं। जैसे कि कहीं धुआं निकल रहा है तो हम उसके आग का पता कर लेते हैं कि अगर धुआं निकल रहा है तो यहाँ पे आग जरूर होगी कहीं ना कहीं। तो ये क्या हो गया, अनुमान। एक हमने अनुमान लगाया कि कोई कार्य हो रहा है तो उसका कारण जरूर होगा। ऐसे ही प्रत्यक्ष, मतलब अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लेना। तो ये तो सबसे बड़ा एक प्रमाण हो गया कि जब अपनी आंखों से हमारे सामने सब कुछ हो रहा है तो हम उसका अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। 3rd नंबर पे आ गया आपका शब्द, मतलब शब्दों के द्वारा, जैसे कि मैं भी बोल रही हूँ तो मेरे शब्दों के द्वारा आप लोग सुन रहे हैं, मैं लिख रही हूँ तो शब्द ही है। तो शब्दों से सबसे बड़ा ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। हम अपनी हिस्ट्री के बारे में समझना है, या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना है, किसी खास कोई भी बहुत ऐसी विशेष कोई सूचना है, किसी कुछ भी, हम एक दूसरे से जो भी संपर्क करते हैं और या हम एक दूसरे से जो भी कनेक्शन होता है हमारा, वो किसके द्वारा होता है, शब्दों के द्वारा होता है। तो ये 3 चीजें हो गई, 3 एविडेंस हो गए आपके। तो ये एपिस्टेमोलॉजी में आपके 3 प्रमाण माने गए, अनुमान, प्रत्यक्ष और शब्द। अब हम बात करते हैं मोक्ष की। मोक्ष इन्होंने क्या कहा है, मोक्ष को इन्होंने, मैंने इन शॉर्ट लिख दिया कैवल्य की प्राप्ति, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कैवल्य क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कैवल्य क्या होता है। मोक्ष, जैसा कि अमूमन लोग जानते हैं कि मोक्ष का मतलब है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सांख्य में कहा गया है कि मनुष्य या जीवात्मा इस दुनिया में रहते हुए और इस जगत से अपने आप को विरक्त कर ले, यानी कि प्रकृति को माया भी कहा गया है। तो प्रकृति और पुरुष यहाँ पे मेन है ही है। तो प्रकृति क्या है, एक माया है, और माया क्या करती है, भ्रम पैदा करती है। तो जब मनुष्य प्रकृति के संपर्क में आता है तो वो एक भ्रम में फंस जाता है, उसको पूरा जगत अपना दिल लगने लगता है, उसको लगता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, उसको लोभ लालच ये सारी चीजें उसके अंदर आने लग जाती हैं। जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है, तो फिर वो समझ जाता है कि ये भ्रम है, ये माया है, ये हमें मतलब ये माया हमें परेशान नहीं करेगी। तो वो विवेक और अपने ज्ञान के द्वारा वो अपने आप को सीमित करना शुरू कर देता है, यानी वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना शुरू कर देता है। तो इसी को हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। जब वो स्थिति आ जाती है किसी भी जीवात्मा की कि वो किसी भी भ्रम में नहीं फंसता है, वो अपने आप को, उसके लिए कोई अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, भूख प्यास इन सभी पर वो कंट्रोल कर लेता है, और उसके लिए किसी के जाने पर कोई दुख नहीं और किसी के आने से कोई उसको खुशी नहीं। जब वो समान अवस्था में पहुंच जाता है उसी को हम मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति कहते हैं। मतलब जगत में रहते हुए जगत से दूर रहना कैवल्य की प्राप्ति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ लर्निंग की, कि इन्होंने लर्निंग के मेथड कौन से बताए हैं। तो लर्निंग के मेथड इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड बताए हैं, कि एक्टिविटी के माध्यम से जो भी सीखा जाता है वो प्योर होता है और वो परमानेंट होता है एक तरीके से। तो लर्निंग विद एक्सपीरियंस, मतलब अनुभवों के द्वारा सीखना। इसमें क्या क्या चीज आ जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट मेथड आ जाएंगे, प्रैक्टिकल आ जाएंगे, एक्सपीरियंस बेस्ड जितनी भी मेथड है वो सारे इसमें लर्निंग विद एक्सपीरियंस में आ जाएंगे। दूसरी चीज लॉजिकल रीजनिंग, इन्होंने सीखने के लिए लॉजिकल रीजनिंग भी इन्होंने बताई है कि जितनी ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग की जाएगी इंसान का दिमाग उतना ही तेज और शार्प होता चला जाता है और वो बहुत अच्छे से सीख जाता है। नेक्स्ट हम बात करें करिकुलम की, कि करिकुलम क्या होना चाहिए। तो करिकुलम में इन्होंने नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस और योगा टू गेट लिबरेशन ये इन्होंने मेन रखा है, और चीजों के साथ में इन्होंने जो मुख्य रखा, नेचुरल साइंस मतलब नेचर से संबंधित हमारी नेचुरल साइंस जो भी है, प्राकृतिक विज्ञान अपने आप में असीम विज्ञान है, उसको समझना, उसको पढ़ाना। दूसरी चीज फिजिकल साइंस, जो भी फिजिकल साइंस है, मतलब इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं दोनों साइंस में बताई गई है, ये हमारा रियलिज्म से कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं। रियलिज्म में क्या बताया है, साइंस को सबसे बड़ी चीज बताई है, साइंस को, विज्ञान को इन्होंने बहुत बड़ी महत्व दिया है। इसी तरीके से सांख्य में भी हम देख रहे हैं कि साइंस को, तो ये डुअलिस्टिक रियलिज्म इसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है। तो डुअलिस्टिक रियलिज्म क्यों है, क्योंकि इसमें प्रकृति और पुरुष को इन्होंने रेस्पॉन्सिबल माना है हर चीज के लिए, तो इसलिए हम कहते हैं
तो यहाँ पे इन्होंने नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस और योगा टू गेट लिबरेशन, मतलब योगा हमें लिबरेशन से बहुत सहायक है। लिबरेशन में बहुत सहायक, लिबरेशन क्या है? मोक्ष, मतलब इस जगत से विरक्ति करवाता है। योगा अगर हम करेंगे और योगा के द्वारा ही हम समझ पाएंगे कि हम अपनी इंद्रियों को वश में कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन को इन्होंने सब सर्वोपरि माना है। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? जैसे कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल है, मैं जब चाहूं, मुझे अगर भूख लगी है लेकिन मैं भूख को वश में कर सकती हूँ, अगर ऐसी स्थिति में पहुंच जाती हूँ। मुझे प्यास लगी है लेकिन मैं पानी नहीं पीना है, वहां मेरे उचित नहीं लग रहा है पानी पीना, तो मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं अपनी इंद्रियों को वश में कर सकती हूँ, मुझे टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की स्थिति मेरे में आ जाती है, मतलब मैं अपनी बॉडी पर अपनी इंद्रियों को अगर कंट्रोल कर सकती हूँ, तो ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। और जो व्यक्ति अपने को डिसिप्लिन में रखेगा, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा, वो व्यक्ति मतलब अगर ऐसे व्यक्ति सभी इकट्ठे हो जाएंगे, जगत में अपने आप ही डिसिप्लिन आ जाएगा। तो ये चीज इन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात कही है। मुझे उम्मीद है कि सांख्य के बारे में इतना सारा आपको बताया, आप लोग सभी तैयारी करने वाले लोग हैं, आपको सब पता है कि इसके बारे में क्या है, बस एक हिंट देना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वन वर्ड में मैंने ये लिखने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाई जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें।